हेलो बच्चों, आज जो हमारा जो टॉपिक है हेलो बच्चों, जो हमारा चैप्टर है मैग्नेटिज्म, उसका जो लास्ट लेक्चर होगा इसमें ऑल टोटल थ्योरी वाला पोर्शन होगा। तो मैं थ्योरी वाले पोर्शन के लिए जो आपके नोट्स है मैंने ऑलरेडी रेडी कर दिए हैं, तो इनको आप देखें हम कैसे कैसे इसको समझते हैं। इसमें कौन कौन से टर्म्स आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहला जो आपको टर्म इसमें देखने को मिलेगी, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स मतलब इसमें बस आपको जो थ्योरी पढ़नी होगी और कुछ आपको इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना होगा। जैसे कि अगर हम बात समझे कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होगी जो रिलेटेड होगी, ठीक है, जिसमें सबसे पहली टर्म है कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब क्या होता है। सबसे पहली टर्म है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब दो मैग्नेटाइजिंग फील्ड से आपको समझ में आना चाहिए कि कोई ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल को क्या कर सके, मैग्नेटाइज कर सके। मैग्नेटाइज मतलब उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी को डाल सके, ऐसी फील्ड को बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन हमसे क्या कर रहा है, दोज मैग्नेटिक फील्ड which have the property to magnetize another substance is called magnetizing field। अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड ये बता दिया मैंने, ये सोलेनोइड होता है। सोलेनोइड के अंदर अगर मैं एक आयरन की नेल को डाल देता हूं अंदर, तो वो कुछ समय के बाद मैग्नेटाइज हो जाती है, और ये जिस फील्ड में मैग्नेटाइज हुआ है उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसकी वैल्यू जो होती है वो B = म्यू नॉट NI होती है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड की ही होती है। ठीक है, ये तो रही हमारे पास पहली टर्म। अगर मैं दूसरी टर्म आपको दिखाऊं, दूसरी जो टर्म होगी, दूसरी टर्म का नाम है मैग्नेटिक इंडक्शन। हमारे पास दूसरी टर्म का मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड के दौरान, इंडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस होना। ठीक है, मतलब किसी सब्सटेंस के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जो हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं। कैसे, देखो ये मेरे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी B0, और मैंने इसमें एक सब्सटेंस डाल दिया इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैंने देखा ये सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो गया, और ये सब्सटेंस अपने अंदर खुद मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखो द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक मटेरियल इज द, मतलब किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसके बराबर होगी, इज द सम ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड है, एंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड द सब्सटेंस, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो उसके अंदर प्रोड्यूस हुई है। इन दोनों फील्ड को जब आप ऐड कर दोगे तो हम उसको कहेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। जो ऐसा यूनिट होगी मैग्नेटिक इंडक्शन की, वो टेस्ला ही होगी। जो ये जो वैल्यू है हमारे पास, कि जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इन अ सब्सटेंस इज इक्वल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड वो वाली मैग्नेटिक फील्ड जो उसके अंदर प्रोड्यूस हुई है। प्रोड्यूस क्यों हुई है, क्योंकि हमने उसको रख दिया है मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर। ठीक है, थर्ड जो टर्म होगी हमारे पास, थर्ड टर्म है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले पढ़ा था आपने मैग्नेटाइजिंग फील्ड, फिर आपने पढ़ा कि मैग्नेटिक इंडक्शन। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। ये फील्ड इंटेंसिटी है, मतलब ये उस फील्ड की पावर की बात कर रहा कि वो फील्ड कितना किसी भी दूसरे सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करा सकता है। द एबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी वो एबिलिटी होती है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की जो किसी दूसरे सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करा दे। जितना कम समय में जितना ज्यादा मैग्नेटाइज कराएगी मैग्नेटिक फील्ड, उसकी मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका सिंबल होता है कैपिटल H। इसका फॉर्मूला होता है N×I। N का मतलब नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, I का मतलब होता है हमारा करंट। और जो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड जो थी, जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड थी, उसका फॉर्मूला म्यू नॉट NI, उसका भी फॉर्मूला सेम होता है। तो इस NI जो H है वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं H करके। तो हमारे पास जो H आएगा, H मतलब जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी वो कितना है, जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड की अपॉन म्यू नॉट परमेबिलिटी, जो उसकी डायमेंशन होती है वो होती है L−1A एम्पियर या एम्पियर मीटर इनवर्स होती है इसकी डायमेंशन। फोर्थ टर्म देखते हैं। फोर्थ टर्म का मतलब, फोर्थ टर्म है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो द मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल। अब ये परीक्षा ले रहा मटेरियल की। इससे पहले जो परीक्षा ली गई थी
वो ली गई थी फील्ड की, कि फील्ड कितना मैग्नेटाइज कर सकती है। अब जो ये बात करेगा जिसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, अब ये बात करेगा सब्सटेंस की, उस सब्सटेंस के पास कितनी पावर है खुद को मैग्नेटाइज कराने में। कोई सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मैग्नेटाइज होता है, कोई सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम में कम मैग्नेटाइज हो रहा है। जो सब्सटेंस ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम में, तो समझ जाना उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, ज्यादा। जैसे कि अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, 50 बच्चों पढ़ा रहे हैं, सेम पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे जो है कुछ बच्चे स्कोर टेस्ट में अच्छा मार्क्स लेकर के आते हैं, कुछ बच्चे टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं लेकर के आ रहे। जो बच्चे टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, शायद वो घर पे जाकर पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो हम कहेंगे उनकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ज्यादा है। और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, घर पे जाकर रिवाइज नहीं कर रहे, तो उनके मार्क्स क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग मटेरियल का, अगर हम अलग अलग, जैसे कि 4 मटेरियल थे, मैंने चारों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में डाला, लेकिन 4 में से एक तो ज्यादा उसके अंदर मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हो गया और बाकी में कम हो रहा है, इसका मतलब जो एक जिसमें ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप हुआ है, इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या बच्चों, ज्यादा हो गई। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मूवमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम। V मतलब वॉल्यूम, M मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट। अगले जो टर्म देखें हम लोग, अगले टर्म हमारे पास मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो देखते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज द रेशो, ये रेशो होता है रेशो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, रेशो मैग्नेटिक इंडक्शन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जो मैग्नेटिक इंडक्शन B और मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो इनका रेशो होता है, वो रेशो कांस्टेंट वैल्यू देता है और उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के नाम से जानते हैं। इसके डायमेंशन ये रही ml_t-2 a-2। जैसे कि ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हमने डाल दिया, सब्सटेंस डाल दिया, तो मतलब परमिशन टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड, कितनी परमिशन होगी मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करने के लिए उस सब्सटेंस में, वो हमें पता चलता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। कुछ सब्सटेंस ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करते हैं, कुछ सब्सटेंस कम मैग्नेटिक फील्ड को अलाउ करते हैं। जो ज्यादा अलाउ करेंगे उनकी जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और जो कम अलाउ करेंगे उनकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होगी, बहुत कम होगी। अगली टर्म देखते हैं हम लोग, अगली टर्म है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमसे क्या कहती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैपिटल M to the intensity to the magnetizing field intensity H। तो ये रेशो के इसका है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कोई सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, दूसरा H मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, कि वो जो फील्ड जो है वो कितना मैग्नेटाइज कर रहा है, ये सब्सटेंस के लिए कि सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, और ये है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना मैग्नेटाइज कर रही है पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट वॉल्यूम, जो भी समझो। इसकी कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है, तो यूनिट नहीं है। ठीक है, अगली जो टर्म पढ़े 6 टर्म, ये एक रिलेशन है, आप इसको चाहो तो याद कर सकते हो, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू नॉट एंड द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जो अभी हमने पढ़ा एक्शन। तो जो फॉर्मूला जो होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला सिंपल भी याद कर सकते हो। जो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट H, इंटरनल मैग्नेटिक म्यू नॉट M, म्यू नॉट कॉमन लोगे H प्लस M आ गया। तो देखोगे यहाँ पर बड़े ध्यान से देखें हम लोग कि दो यहाँ पर क्या है, ये म्यू नॉट है, H प्लस M हो गया। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके बराबर होती है, म्यू इंटू H के बराबर होती है। म्यू मतलब परमेबिलिटी ऑफ अ स्पेस, किसी भी स्पेस में, किसी भी मीडियम में, ये है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ से मैंने म्यू को निकाला, H को वहां जाकर डिवाइड लेकर चला गया, तो H यहाँ डिवाइड में आ गया, दोनों के नीचे H डिवाइड में कर दिया, तो यहाँ से कर दिया 1। ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी है, ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, दोनों का रेशियो क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी। तो ये जो फॉर्मूला बन के आ चुका है हमारे पास, ये किसका आ चुका है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्शन, इनके बीच में रिलेशन आ चुका है। इसके बाद चाहो तो सोल्व भी कर सकते हो, लेकिन ये मेन फॉर्मूला होता है। फाइनल फॉर्मूला आएगा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इक्वल टू जो फ्री स्पेस इनटू किसी भी मीडियम की, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट बढ़े आगे, ये वाला, ये जो इसमें जो भी था, जो इंपॉर्टेंट टर्म थी वो सब बता दी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इनको एज इट इज ही याद कर लेना आप, जो डेफिनेशन है। उसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल। जो भी हमारे पास मैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे
उनकी क्लासिफिकेशन कितने टाइप के आपके पास होते हैं, दिखाई दे रहा है आपको। हाँ, जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल कितने टाइप के हम क्लासिफाई कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल को 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक डाया, वैसे होते 2 हैं, एक डाया एक पैरा, लेकिन जो फेरो जो होता है वो जो फेरो जो होता है वो पैरा का ही एक्सटेंडेड वर्जन होता है। तो अगर हम बात समझे डायमेट्रिक सब्सटेंसेस क्या क्या होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ही वीकली क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, विच इज फीबली रिपेल, विच इज फीबली मैग्नेटाइजेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब कि ये जो सब्सटेंस जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में डालने से मैग्नेटाइज तो होते हैं लेकिन बहुत ही वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, और जो मैग्नेटाइज होते हैं लेकिन ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होते हैं, मैग्नेटाइज अपोजिट होते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डालने से रिपेल करते हैं, वीकली रिपेल करते हैं, मतलब हल्के हल्के रिपेल करते हैं, ये तुरंत ही भाग जाएंगे। दे मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं डायमेट्रिक सब्सटेंस को, तो फिर ये क्या करेंगे, जो स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है वहां से मूव करके वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेंगे। इनके एग्जांपल हैं कॉपर, जिंक, गोल्ड, टिन, लेड, वाटर, NaCl। ये क्या होते हैं, डायमेट्रिक सब्सटेंसेस होते हैं। डाया के बाद जो अगला जो टॉपिक अगला जो हमारे पास आएगी, ये इस टाइप का होता है डायमेट्रिक सब्सटेंस। आप ध्यान से देखोगे, जब हमने इसको पहले मैग्नेटिक फील्ड में नहीं डाला था तो इलेक्ट्रॉन अपने आराम से ऐसा घूम रहा था, ठीक है। अब ये भी, इसका मैग्नेटिक मोमेंट नीचे है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर है, इलेक्ट्रॉन के रिवोल्यूशन पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूमेगा, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट नीचे, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ होगा। लेकिन जब मैंने इसको डाल दिया, मैग्नेटिक फील्ड में डाला, तो मैग्नेटिक फील्ड में डालने तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कम हो गया, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, इंक्रीज हो गया, इसकी वेलोसिटी घट गई, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ गई। तो देखो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डायमेट्रिक सब्सटेंस आर कैंसल आउट ईच अदर ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स। भाई जितना यहाँ से ये इस साइड प्रोड्यूस हुआ है उतना ही उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया, जिसकी वजह से नेट डाइपोल मूवमेंट वो क्या होता है, जीरो रहता है। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या था, जीरो रहता है। मतलब आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज एंड वेलोसिटी ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज, जिसकी वजह से जो नेट जो होता है, नेट डाइपोल जो मूवमेंट जो हमने देखा, ध्यान से देखा, तो बना 2 into del m, ठीक है। तो जो नेट जो बना 2 कितना हुआ, 2 into del into m, और ये जो मैग्नेटाइज हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हुआ है। तो मतलब इससे हमें ये समझ में आया कि जो डायमेट्रिक सब्सटेंस होते हैं वो मैग्नेटाइज तो होते हैं लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं, मैग्नेटाइज होते हैं, ठीक है। और कुछ इसमें तो नहीं रह गया। ये जो नेट डाइपोल मूवमेंट है ना, ये जीरो दिखा रहा हूं मैं, ये जीरो दिखा रहा हूं, ये तब है जब बिफोर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, जब मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई नहीं की थी ना, उससे पहले था जीरो, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी है तो उसके पास नेट हो जाता है 2 into del m। ये था डायमेट्रिक सब्सटेंस, ये देखो इस टाइप से होगा। इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तो ऐसे थे अनमैग्नेटाइज, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड हमने डाल दिया उसको तो वो इस तरीके से मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड के दो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे थी तो ये अपोजिट की तरफ अलाइन होते हैं ये। उसके बाद दूसरे सब्सटेंस होते हैं हमारे पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हमारे पास ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटाइज तो होते हैं, बहुत ही वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही वीकली होते हैं मैग्नेटाइज, लेकिन इनके सबसे अच्छी बात क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होते हैं। डायमेट्रिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होते हैं मैग्नेटाइज, लेकिन ये जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। ऐसे सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में डालने से अट्रैक्टेड होते हैं, और ये जो होता है ये मूव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के वीकर पोर्शन से लेकर के जो स्ट्रॉन्गर पार्ट होता है वो यहाँ पर मूव करते हैं। इसके एग्जाम्पल है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, प्लेटिनम, सोडियम, कॉपर क्लोराइड और ऑक्सीजन। ये सब आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। इसमें देखोगे ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अनमैग्नेटाइज थे पहले, लेकिन जब हमने इनको मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में डाला
तो ये सब के सब मैग्नेटाइज हो गए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही, सब के सब अलाइन हो गए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। यहाँ पर एक छोटी टर्म है जिसको बोलते हैं क्यूरी लो। क्यूरी लो की आप मत समझे, क्यूरी लो हमसे क्या कहता है, ये कहता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अच्छी पता है, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतना ही सब्सटेंस ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। ये बोला है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब अगर कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन में फर्क पड़ेगा। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपना आप क्या हो जाएगी, कम। मतलब वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज तो होगा लेकिन उसकी जो मैग्नेटाइजेशन की पावर जो होगी अब वो पहले से क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसी को क्यूरी, और यही आपका क्यूरी लो होता है। क्यूरी लो सिंपल कहता है कि पहला होगा कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दोनों को मिक्स कर लेते हैं तो बना h/t। इसको हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू करते हैं c। तो जो c जो होता है, c को ही हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट। अब मैंने क्या करा, इस h को नीचे लिखा है m/h। ये तो रेशो हो गया, ये तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो गया xm, तो c/t। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और यही क्यूरी लो होता है। देखोगे यहाँ पर h/t, ये रहा मेरे पास h/t का ग्राफ, h/t का ग्राफ, और मेरे पास m का ग्राफ, ये इस तरीके होता है। h/t धीरे ग्राफ बढ़ता है, बढ़ते 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 एक टाइम पर सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेशन रीजन मतलब इससे ज्यादा सब्सटेंस आपका मैग्नेटाइज नहीं हो सकता है। एक h/t का रेशो, h/t जो होता है ये फिक्स वैल्यू होती है। इसके बाद ये सब्सटेंस आपका मैग्नेटाइज नहीं होगा, इसके बाद मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाता है। ठीक है, ये है हमारे पास क्यूरी लो। क्यूरी लो के बाद आगे बढ़ते हैं, तीसरे टाइप का सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये पैरा का ही एक्सटेंडेड वर्जन होता है। फेरो में क्या होता है, दीज आर दो सब्सटेंस विच आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज। पैरा में क्या था, फीबली था, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। ये मूव करते हैं फ्रॉम वीकर पार्ट टू स्ट्रॉन्गर पार्ट, जैसा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मूव करते हैं। इसका एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकिल। तो आयरन, कोबाल्ट, निकिल ये तीनों ही फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होंगे जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगे। इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। क्यूरी लो डज नॉट वर्क फॉर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्यूरी लो जो वर्क करता है वो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में ही वर्क करता है, फेरो में वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्यूरी लो में कुछ मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूरी लो, जिसमें जो एक्सम होता है वो c'/t - tc के बराबर होगा। और ये हमारे पास कुछ इनके बीच में डिफरेंस होगा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में ये क्या होगा, डिफरेंस होगा। और आई थिंक इस डिफरेंस के बाद ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाता है। देखते हैं कि साथ, हाँ अभी छोटा टॉपिक और रह गया, हिस्टेरेसिस लॉस करके कुछ रह गया हमारे पास। हाँ एक छोटा लास्ट टॉपिक है, 5 मिनट का और बच गया, फिर हमारा ये चैप्टर भी खत्म। फिर हम अपने EMI पे अच्छे से बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। अब हमारे पास जो टॉपिक है ये हिस्टेरेसिस के बारे में बताया गया। हिस्टेरेसिस कहीं ना कहीं लॉस दिखाता है। वो कैसे दिखाता है, तो जब भी हम किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को, व्हेन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, ये सब्सटेंस मैग्नेटाइज होगा। अगर आप किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी आने लगेगी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डज नॉट वेरी लीनियरली विद द मैग्नेटिक इंडक्शन। अब मैग्नेटिक इंडक्शन क्या था, मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट इन अ मटेरियल। तो ये जो रिलेशन है ये सीधा होना चाहिए कि जितना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा उतना ही ज्यादा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती रहेगी। लेकिन ये जो होता है ये ग्राफ लीनियर नहीं होता है, और लीनियर नहीं होने की वजह से ही ये जन्म लेता है, जिसको हिस्टेरेसिस कहते हैं। द मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, लेफ्ट बिहाइंड इन द सैंपल
आफ्टर द मैग्नेटाइज फील्ड हैज बीन रिमूव्ड, जिसको बोलता है रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी में क्या होगा कि कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है वो बचा रहता है। कब? जब हम मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को रिड्यूस करने के बाद भी उस सब्सटेंस के अंदर कोई ना कोई मैग्नेटिक इंडक्शन की प्रॉपर्टी वो बची रहती है, उसे बोलते हैं रिटेंटिविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और हमने क्या क्या उसमें लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रिक्वायर्ड फॉर द रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन ऑफ सैंपल टू बिकम जीरो इज कॉल्ड कोरोटिविटी। मतलब अगर हम ये चाहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड बची हुई है, जो इंडक्शन बचा हुआ, उसको अगर आपको हटाना है, हटाने के लिए आपको क्या चाहिए? रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो चाहिए। भाई रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। भाई एक तो सिंपल वाली मैग्नेटिक फील्ड होती है, सब टाइम मैग्नेटाइज हो जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड आपने जीरो भी कर दी, जीरो के बाद भी उसके अंदर कोई ना कोई मैग्नेटिक इंडक्शन है। अब आप क्या करोगे? रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करो, ताकि जो बचा हुआ है ना वो भी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। और जो आपने रिवर्स वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दी है उसी को बोलते हैं उसकी कोरोटिविटी। दो टर्म होगी, एक कोर्सिविटी जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, कोर्सिविटी, एक होगी रिटेंटिविटी। ये दो चीज आपकी मेन होंगी इसके अंदर। उसके बाद द फिनोमिना ऑफ लैगिंग ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन में लैग होना बिहाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड में जो लैग है, ये लैग जैसे कि आपने मैग्नेटिक फील्ड कर दी जीरो, लेकिन अभी भी इंडक्शन है कुछ ना कुछ। ये जो लैग आ रहा है, ये जो लैग आने का जो पूरा फिनोमिना है, इसी को बोलते हैं हम लोग हिस्टेरेसिस के नाम से जानते हैं। तो जो भी लैग आ रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग हिस्टेरेसिस के नाम से जानते हैं। टाइप ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस whose मैग्नेटाइजेशन गेट डिसअपीयर आफ्टर द रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हमने जब तक उसको मैग्नेटिक फील्ड पे रखा तब तक उसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन था, या जो भी सब्सटेंस हो वो मैग्नेटाइज हो गया, और जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड हटा दी तो उसके अंदर जो भी मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी वो सब क्या हो जाए? खत्म हो जाए। उसको बोलते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसमें सॉफ्ट आयरन आपका आता है। दे हैव लो रिटेंटिविटी, इनमें रिटेंटिविटी है ही नहीं, और लो कोर्सिविटी होगा, रिटेंटिविटी कम होगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चली गई लेकिन तब भी उसके अंदर कुछ नहीं है, कोई इंडक्शन है ही नहीं उसके अंदर। अब कोर्टिविटी अगर कोर्टिविटी कम काम करती है, रिटेंटिविटी होती है। अगर रिटेंटिविटी होगी ज्यादा तो कोर्सिविटी भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा ही होनी चाहिए। दूसरा होता है हमारे पास हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, दोस मैग्नेटिक मटेरियल which retain magnetization after the removal of magnetic field। जो अभी हिस्ट्री से पढ़ रहे थे, हिस्ट्री में ये था कि अपने मैग्नेटिक फील्ड को, वो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो चुकी है लेकिन तभी भी उसके अंदर कोई ना कोई इंडक्शन बचा हुआ है। तो इसका मतलब कि उसकी रिटेंटिविटी क्या होगी? हाई होगी। उस रिटेंटिविटी को कम करने के लिए हमें रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो उसका मतलब उसकी जो कोर्सिविटी होगी वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये क्या होगा? इसका एग्जाम्पल है स्टील। और इसके साथ ये आपका जो है चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जो ग्राफ है हिस्टेरेसिस ग्राफ, आप इसको एज इट इज ही याद करोगे। इसमें आप कैसे याद करोगे? पहले हमने सब्सटेंस को कर दिया मैग्नेटाइज। क्या कर दिया हमने? पहले सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करते करते वो मैक्सिमम हो गया, यहाँ पर, यहाँ पहुंच गए, यहाँ से होगा मैग्नेटाइज। ठीक है, अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड कम करने की कोशिश करी। कम जब करी मैंने तो इंडक्शन भी जीरो हो जाना चाहिए था, लेकिन इंडक्शन जीरो नहीं हुआ था, वो यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन इंडक्शन यहाँ पर पहुंचा। अब यहाँ पर पहुंचा, अब मुझे लगानी पड़ी क्या? मुझे रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड उसमें अप्लाई करनी पड़ी। और जो रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड जब मैंने अप्लाई करी तो यहाँ से यहाँ पर मैं पहुंच गया, यहाँ पर आ गया मैं। जो ओबी जो है, ओबी ये मेरा इतने रिटेंटिविटी है इतना, बल्कि इसको होना चाहिए था कहाँ पर? जीरो होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन ओबी रिटेंटिविटी ओबी, और कोर्सिविटी कि मुझे कितना और रिवर्स में जाना पड़ा उस मैग्नेटिक फील्ड को जीरो करने के लिए, तो वो आपकी कोर्सिविटी कहलाती है, कोर्सिविटी कहलाती है। और इसके साथ जो आपका चैप्टर है मैग्नेटिज्म नाम का चैप्टर पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जिस चैप्टर नाम होगा मैग्नेटिक इंडक्शन। सभी बच्चे ऐसे ही पढ़ते रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आप सभी के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम नजदीक आ चुके हैं, तो खूब मेहनत करें।